आपका भैया हो गया? भैया आभास भी मनन है, स्वीकृति नहीं, आभास मनन की जगह में हम तर्कों को जोड़ रहे हैं, यहां मनन शुरू हो रहा है। इसमें एक समय में निष्कर्ष आ गया, माने मनन पूरा हो गया। अब मनन की जरूरत नहीं, अब साक्षात्कार की जरूरत है हमको। माने जीवन है ये मैंने मान लिया, अब उसको पहचानना पड़ेगा। मानने की क्रिया पूरी होगी, अब पहचानने की क्रिया शुरू होगी। हाँ, पहचानने की पहले दिन से कोशिश थी, अब वो बढ़ जाएगी। भैया तो जो स्वीकृति के स्टेजेस, आप ये स्वीकृति बता सकते हैं कि किस स्टेज पे? भास भी स्वीकृति है, आभास भी स्वीकृति है, प्रतीति भी स्वीकृति है, अनुभव भी स्वीकृति है। जो बोध को पूर्ण स्वीकृति बोल रहे हैं, हाँ, वो उसके बाद फिर मतलब चेंज नहीं होगा। हाँ। वो अब निधिध्यासन के ऊपर की स्थिति है। हाँ भैया, लेकिन मैं अमर हूं ये चीज पहले से मेरे मन में बैठा हुआ है। हम कई बार मानते हैं कि नहीं अमर हूं, कई बार मानते हैं नहीं है। ये इस स्टेज में हर कोई है ना। अब ये वाला बढ़ते जाएगा बस। तो वो तो पहले से ही है ना आपके पास, वो पूंजी थोड़ी खत्म होगी, वो पूंजी बढ़ेगी। तो भास से आभास में पहुंचते हैं, उसके कुछ तर्क हमको मिल जाते हैं और हम उसमें पक्के हो गए। अब अंतर चीजों को पहचानना बोला गया है, तो यहां से जानना स्टार्ट है, फिर बोध, उसके बाद फिर अनुभव। तो जानना मानने की जगह। और जड़ में जो पहचानना निर्वाह करना, मानना यहां से है यहां तक है मानना। जानना जो है ये यहां के जो प्रत्यावर्तन है इसके ऊपर जानना, ये पूरा मानना। पहचानना तो पदार्थावस्था से चल रहा है, पदार्थावस्था से ये यहां तक पहचानना है। और निर्वाह करना भी पदार्थावस्था से चल रहा है और यहां तक। और जब पूरा निर्वाह होता है वो यहां से निर्वाह होता है, माने आत्मा से शरीर के द्वारा निर्वाह होने लगता है। तो ये पहली क्रिया मानना हो रही है। हाँ। मान के हम फिर पहचानने जा रहे हैं और फिर निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, मानने का दो आधार। एक, हमने कुछ स्वयं स्फूर्त, जैसे मैं मरूंगा नहीं, ये है, हल्का है, ये एक आधार है मानने का। दूसरा आधार है, परंपरा में लोग बोलते हैं ईश्वर होता है, आत्मा होता है, जीवन होता है, ये भी एक आधार है। इन दोनों के योगफल में हमारा मान्यता और वो चीजों में जोड़ घटाव चलता रहता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सा हो गया, जैसे अभी तक हमने जो प्रोसेस में आए हैं हम लोग, तो पहले चीजों को जानना, फिर मानना, फिर पहचानना, फिर निर्वाह करना, फिर मूल्यांकन। अगर हम मानना पहले आ जाएगा, जानना तो बाद में चले जाएगा। हाँ, यदि पहला हम ये मानते हैं, बात को करें, नोइंग मीन्स एक साइंटिफिक प्रक्रिया भी मानते हैं जानने को, जैसे तर्क वगैरह जो भी आपके दिए, तो जानना एक साइंटिफिक है। किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, मान लिया, मानने के बाद उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद उसको निर्वाह हुआ, निर्वाह के बाद उसका मूल्यांकन हुआ। उसके पहले एक प्रक्रिया है, आप जान सकते हो, उसको आप मानते हो पहले। एक बच्चा स्कूल इसलिए जाता है कि वो मान लेता है कि एक दिन वो जानेगा। तो मानना तो सबसे पहले, उसको प्रोफेसर बनेगा, वो सब जान जाएगा, ये मान के वो स्टार्ट करता है, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं करेगा। वो नहीं मानता है, उसको बचपन से माता पिता मनवाते हैं। मनवाने के बड़े लालच वाले तरीके हैं। छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, उससे बड़ा वाला भाई जाता है, बहन जाती है, उसके रंगीन कपड़े, ये वो, तो उसका टिफिन तैयार होता है, उससे उसको लालच आता है कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। निवेदन है जी। क्या हो रहा है कि एक सवाल शुरू होता है, उसका उत्तर के बाद जब दूसरा आदमी उसी पे सवाल पूछता है, फिर उसका उत्तर होते होते तीसरा आदमी उसी पे, तो मुझे लगता है प्रक्रिया अगर हम नहीं, क्या हो रहा है, हम लोग मिस हो रहे हैं। प्रक्रिया तो इससे नियंत्रित होगी भैया। भैया इसी में एक प्रश्न है कि जब प्रकृति के स्तर में भी भ्रम की संभावना है बोल रहे हैं,
प्रतीति देखो, नहीं, प्रतीति में जिस चीज का प्रतीति हो गया उसके बारे में तो भ्रम नहीं है, लेकिन बाकी भ्रम पूरे खत्म थोड़ी हो गए होंगे, है ना। साक्षात्कार या प्रतीति क्रम से हो रहा है, तो 100 में एक चीज पता हो गया तो उसकी तो प्रतीति है, लेकिन बाकी 99 क्या होगा? तो 100% भ्रम अनुभव पे खत्म, भ्रम 100% अनुभव पे खत्म, अनुभव में खत्म होगा। इसीलिए अनुभव के पहले कोई स्टेजेस नहीं बताए, अनुभव के बाद ही स्टेज बनाया। बाकी आप परंपरा में देखेंगे अनुभव के पहले स्टेज है, वो उसने ज्यादा गड़बड़ किया है। अनुभव के पहले कोई स्टेज नहीं है, सब एक है, भ्रमित जीव चेतना, इतना कठोर लिखा गया है। और उसको पॉजिटिव भाषा में जागृति क्रम, उसमें भी और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया अध्ययन। तो हम अधिक से अधिक इतना बोल सकते हैं कि मैं अध्ययन कर रहा हूं। अपने बारे में सबसे अधिक पॉजिटिव इतना ही बोला जा सकता है, उससे थोड़ा सा कम है कि मैं जागृति क्रम में हूं। ये 2 पॉजिटिव बोल सकते हैं, उससे अधिक सीधा बोलना पड़ेगा अनुभव है, तो फिर मानव पद है, फिर देव मानव पद है, फिर दिव्य मानव पद है। जी, एक जैसे कि केस स्टडी की बात कर रहे हैं, जैसे कि अनुभव हो गया है और जागृत है और ये साहब पर जीने में आए और जवान है और समझ और समझा सके, ऐसे उसकी जगत कल्याण केंद्र में भावना है और उसको कोई बीमारी या कैंसर हो गया और वो निरंतरता के अंदर में उसकी क्या स्थिति रहेगी? नहीं, उसको तो पता रहेगा कि शरीर जाने वाला है, वो दुखी नहीं रहेगा, वो तृप्त तो रहेगा ही, तृप्त रहेगा। हाँ। तो ये आशा के रूप में जो बना हुआ है, समझ और समझा सके, तो अगले बार समझा लूंगा। समय तो हम लोगों ने ज्यादा, समय की जो जरूरत है, जितना भ्रमित है उसको उतना जल्दी चाहिए हर चीज को। ऐसी है, जो भ्रमित है उसको शरीर लेने की भी बड़ी जल्दी है, जितना ज्यादा भ्रमित है। यही क्वेश्चन हो रहा है जी, प्रारब्ध शब्द को हमने पढ़ा है, जैसे उसकी परिभाषा भी पढ़ी है, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर नहीं पाता उतना भोगा नहीं जाता, जितना भोगा नहीं जाता वो प्रारब्ध है। तो मेरा सवाल यहाँ है कि प्रारब्ध को पॉजिटिव माना जाए या नेगेटिव? जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, तो ये कहते हैं कि इसके कर्म ऐसे हैं, या इस जन्म में थे या प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म में थे, जो अचानक ऐसे हो जाता है। चर्चा इस पर करें, सभा बताइए, बाद में कर लेंगे इसको, है ना, खाली समय में, है ना। देखिए, हम इसको अभी ध्यान में रखे हैं, बाकी खाली समय में हम बैठ के आराम से चर्चा कर लेंगे, है ना। ये लाभ को चिंतन के स्तर पर कैसे? लाभ चिंतन के स्तर पर, वो लाभ समृद्धि में बदल जाता है। ये जो 122 आचरण है उसमें लाभ आचरण नहीं है। हम लोग जो हम पढ़ते हैं ना, हम जब जीवन को पढ़ते हैं तो इसमें देखो, हम पढ़ते हैं प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य वृत्ति में, इसमें आप देखेंगे पूरा प्रिय जो है मन में मिलेगा, अनुभव व्यक्त हो रहा है, उसमें आत्मा जो है बुद्धि के द्वारा व्यक्त हो रही है, व्यापक आत्मा के द्वारा व्यक्त हो रहा है, आत्मा बुद्धि से व्यक्त हो रही है, बुद्धि जो है चित्त के द्वारा, चित्त वृत्ति के द्वारा, वृत्ति मन के द्वारा, मन शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है। तो मन में वृत्ति की सारी चीजें, प्रिय हित लाभ जो भी चीजें हैं, ये सब मन के द्वारा दिख रही है। तो हम पहले शिविर में पढ़ते हैं प्रिय हित लाभ यहां पर,
यहां पर हम पढ़ेंगे प्री को मन में, अभी आएगा। हित को यहां पढ़ेंगे, वो लाभ बदल के समृद्धि हो गई है, वो भी मन में आ गया है ना। तो ये एक स्टेप नीचे अनुभव मूलक में एक स्टेप नीचे दिखेगा पूरा। दूसरा एक और चीज कल मैंने निवेदन किया कि जो संरक्षण है वो मन के द्वारा दिख रहा है। तो संरक्षण एक क्रिया नहीं है, बहुत सारी क्रियाओं को जोड़ने पर संरक्षण बनता है। तो क्रिया में क्या दिखेगा? झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, खाना खा रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है, तो इतना ही दिखेगा। कोई इसको संरक्षण समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। कई बार करने वाला खुद नहीं समझ पाता तो डाउट हो जाता है कि यार मैं नौकर हूं क्या, और वही आदमी एक बार करते समय लगता है मैं मालिक हूं। क्रिया वही कर रहा है। एक चौकीदार और एक मालिक में क्या अंतर है? सेम, दोनों क्रिया दोनों सेम कर रहे हैं, सोच में अंतर है बस। तो वो भी क्रिया उतनी ही सारी है, मन के द्वारा उतना ही व्यक्त होता है। वही आदमी खाना खा रहा है, वही चावल खा रहा है, वही रोटी खा रहा है, वही सब्जी खा रहा है। हम बाबा जी के बाजू में बैठ कर सालों खाते रहे, तो उसमें तो कोई कपड़े पहनते रहे, वो भी नहाते रहे, हम भी नहाते रहे। तो शरीर के रूप में तो क्रियाएं बिल्कुल छोटी छोटी, उनको यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें दिखता है संरक्षण है, पोषण है, ममता है। उनको जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ पाता उसको दिखता है, जो जोड़ नहीं पाता उसको दिखता ही नहीं। मतलब देखने की भी एक क्षमता चाहिए ना, है ना। तो इसमें लिख तो दिए पोषण, जबकि इसमें केवल चयन बोला गया है। तो चयन तो एक एक टुकड़े का है, तो इसमें बहुत सही लगता है कि चयन है। ये पेन उठाया, ये कुर्सी उठाया, ये पुस्तक उठाया, ये दिखता है चयन। लेकिन इस जब 122 आचरण को देखेंगे तो इसमें बड़ा ये दिखता है। वैसे ही देखिए, हम पूरा संबंध मूल्य मूल्यांकन कर रहे हैं, यहां पर संबंध कहीं दिखता है? कहीं नहीं। वही तो, अब इसका छोटा सा पार्ट में संबंध दिखेगा। तो संबंध जीवन में कहां है? तो संबंध जीवन में वृत्ति और चित्त में है, मिनिमम वृत्ति में। यह व्यक्त पूरा हो रहा है मन से। यहां पर पूरे संबंध मन में मिलेंगे। आप इसको देखेंगे, आप 122 आचरण को, तो पूरे संबंध मन में है, जबकि संबंध का जन्म यहां हो रहा है और संबंध की पुष्टि चित्त में हो पा रही है। जो संबंध स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, न्याय वाले जगह से, पर न्याय निश्चित होता है कम से कम यहां पर। तो यहां से संबंध बनना शुरू हो रहा है, यहां से व्यक्त हो रहा है, इसके बीच में पूरा व्यक्त हो रहा है। चित्त और मन के बीच में सारी चीजें हो रही है। पर यह व्यक्त होने के लिए अनुभव और बोध चाहिए, नहीं तो वे व्यक्त ही नहीं हो पा रहा है। तो संबंध व्यक्त होगा मन से, उसकी तैयारी यहां से तर्क होगा, यहां से उसको पहचान होगा, और इसके पहले उसके पहले तृप्ति और आनंद जैसी चीजों का बोध चाहिए। तो इस ढंग से ये पुस्तक को लिखा है। तो व्यक्त होने के आधार पे मन में सारे संबंध मन में जो इसमें जो आए हैं, हाँ, मन की अनुभव मूलक व्यक्ति मन से सारे संबंधों को व्यक्त करता है। अब कोई भी व्यक्ति को देखता है, उसको अब वो व्यक्ति नहीं दिखता है, उसको एक संबंध दिखता है। हम किसी को देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोरा, काला, ये सब देखते रहते। मतलब हमारा जो जितना भ्रमित है उतना ज्यादा शरीर देखता है, और जागृत व्यक्ति संबंध देखता है केवल। तो ये अंतर आता है। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमको यही चीजें बार बार मन में आनी चाहिए कि व्यक्ति तो वैसे ही दिखेगा, अब उसको व्यक्ति दिखता ही नहीं है, उसको केवल संबंध दिखता है। ये इसके साथ जुड़ रहा है, जानने के साथ निरंतर। हाँ, ये सारी चीजें। अच्छा, निरंतर ही दिखेगा उसको। और एक चीजें, जैसे जब मैं पैदा हुआ, आपके लिए भी सही है ये, जब मैं पैदा हुआ मेरे चारों तरफ जो लोग थे, 10 साल के बाद उसमें से 20% चेंज हो गए। अगले 10 सालों में उसके चारों तरफ के और 10-20% बदल गए। आज 90% लोग हैं ही नहीं जो मेरे बाजू में।
बिल्कुल नए, पर पहले दिन जो संबंध था वो आज भी वही है। तो संबंध नहीं बदल रहे हैं, उन संबंधों के रूप में जो लोग हैं वो बदल गए। तो इसी में बोल रहे हैं कि संबंध स्थायी है, संबंध निरंतर है। मनुष्य संबंध में जीता है, संबंध नहीं बदलते, उतने ही हैं और हर समय उतने। कई बार हम पहचानते हैं, कई बार नहीं पहचानते, तो संबंध उतने ही हैं, लोग पूरे बदल गए। अभी सोम भाई आपने किसी इसमें बोल रहे थे तो उन्होंने बोला या तो लोग बदल जाएंगे या लोग बदल जाएंगे। भैया तो जैसे आपने बोला कि ये अनुभव मूलक प्रस्तुति है और आपको उसके नीचे की क्रिया में समझ आएगा, उसके ऊपर की क्रिया पे जो घटित हो है। जब आप अनुभवगामी विधि से पढ़ रहे हैं तो आप उस क्रिया को प्लेस करने के लिए आप उसको समझने का प्रयास फिर कैसे भिन्न तरीके से करेंगे? मतलब आप वो जैसे बार बार एक सिंपल जैसे बोला जा रहा है, ये संबंध है। अब व्यक्ति आपको दिख रहा है, उसको आपको संबंध देखने की कोशिश करना पड़ेगा। संबंध देखना है माने पूरकता को पहचानना है, उसके साथ क्या पूरकता है वो देखना है। तो उससे न्याय का प्लेसमेंट होगा। हाँ, और तुलन यदि पूरकता नहीं पहचान पाएंगे तो न्याय कभी नहीं होना है। पूरकता का नाम संबंध है ना। कोई पोषण को स्वीकार करता है, कोई पोषण करता है, इन दोनों के बीच की जो पूरकता है उसका नाम है माता और संतान का संबंध। यदि पोषण को कोई स्वीकारे नहीं और एक पोषण करने को बैठा है तो वहां संबंध नहीं हुआ। दोनों चीज होना चाहिए ना। एक संरक्षण देने को तैयार है, दूसरा संरक्षण को स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो भी वहां संबंध की पहचान नहीं होगी, वहां न्याय नहीं होगा, दोनों दुखी होंगे। तो संबंध तो है नहीं ना। हम पहले उसका अभ्यास कैसे कर रहे हैं? पहले बोल रहे हैं बेटा ये भाई है, बेटा ये दीदी है, बेटा ये बहन है, ये चाचा है, ये चाची। हम उनको धीरे धीरे पहले वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि संबंध को पहचानो। तो पहले मान लेता है, वो संबोधन करने लगता है, उसके बाद अपने मन से करता है तो बताते हैं नहीं बेटा इस समय ऐसा करते हैं, इनको नमस्ते करते हैं, देखो ये बहुत अच्छा आदमी, इन्होंने ये अच्छा किया। तो वो जो संबंध को समझाने के लिए उन्होंने क्या काम किया है वो बोलते हैं। मतलब उनका महत्व कैसे बताते हैं, उन्होंने क्या किया है, तो उसको धीरे धीरे भास होता है, आभास होता है और वो स्वीकारता जाता है। तो ये मानव परंपरा ने इसको काफी किया हुआ है। पर वो व्यक्तिगत हुआ ना, फिर अभी तो व्यक्तियों पर ही फोकस होगा, संबंधों तक तो इस तरीके से। हाँ, व्यक्ति संबंध के रूप में बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति के रूप में नहीं, जैसे तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे मामा है। छोटे बच्चे को नहीं पता रहता, छोटा बच्चा बोलता है कि अच्छा आपका नाम ताऊ जी है? हाँ बेटा मेरा नाम ताऊ जी। उसको इतना ही पता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि ताऊ जी माने क्या होता है। अभी आपने एक बात कही कि एक संरक्षण देने को तैयार है और वो दूसरा संरक्षण को स्वीकारता ही नहीं, वह संबंध तो है ही नहीं वहां पे, तो संरक्षण देने वाले को क्या करना चाहिए? वो तृप्ति नहीं होगी, पर उसको प्रतीक्षा में रहना पड़ेगा कि कल होगी। लेकिन उसका आत्मविश्वास तो बना ही रहेगा। हाँ, देखिए ना, मानव में माता पिता बनते ही कुछ चीज स्वीकार कर लेता है। यही तो चीज है कि कितना भी गलती करता है वो अपने लिए काफी जगह बना के रखता है कि नहीं नहीं अगली बार ठीक हो जाएगा। इतना तो रखता है ना माता पिता। ये तर्क से नहीं आ रहा है, ये चीजें साइंटिफिक लॉजिक से नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कितने भी गलती करे उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं माफ करूंगा। ये साइंटिफिक लॉजिक से नहीं आ रहा है। ये जिसको भी हम मोह कह रहे हैं परंपरा में, उसी से आ रहा है। इसको मोह बोल के अवमूल्यन किया गया, लेकिन आ उसी से रहा है, साइंटिफिक लॉजिक से बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसीलिए साइंटिफिक लॉजिक वाले इसमें फेल्योर है, नहीं निभा पा रहे। तो हम प्रैक्टिस बच्चे को वैसे ही करा रहे हैं।
संबंध के रूप में। पूरा आप एक बच्चे के देखिए, उसको सदुपयोग सिखाते हैं, ऐसा करो, इसको ठीक से रखो, सिखा वही रहे हैं, वो नहीं बदल रहा है, उसके पीछे की चीजें अभी जोड़ नहीं रही है। भौतिकवाद भी थोड़ी बोलता है कि इसको जला दो, टीवी को फोड़ दो, नहीं बोलता है। बोलते हैं टीवी को ऐसे ऑन करो, ऐसे ऑफ करो, ऐसा प्लग निकाल दो, सब बताते रहते हैं। तो सदुपयोग ही सिखा सकते हैं, दूसरी चीजें हम सिखा नहीं सकते। और लोग कोई एक बार में स्वीकार लेता है, कोई 2 बार में, कोई 10 बार में, कोई 10 साल में, कोई आखिरी तक नहीं स्वीकारता है। जी हाँ। तो भैया अब इस पुस्तक को पढ़ने से आप हर क्रिया में क्या क्या घटित हो रहा है इसी को प्लेस करने का प्रयास करते हैं या क्या करते हैं? जैसे संबंध है क्या चीज, उसको हम प्योर रूप में समझते हैं। समझने के लिए ये सब पुस्तकें, ये सब जो तर्क हैं, ये मदद करते हैं। और लेकिन वो तर्क है, उसको फाइनली किसी व्यक्ति के साथ ही पहचानना पड़ेगा। वो तो मतलब पोषण तो कोई व्यक्ति ही दे रहा है ना भाई आज, और कोई नहीं दे रहा है। तो अगर आपका क्रमी न्याय धर्म और सत्य है, तो अभी आप फिर आप फोकस ही सिर्फ मन की क्रियाओं पे करिए, उनमें सक्षम होइए, न्याय क्लियर होगा, फिर आगे की क्रियाएं और किसी पे फोकस करने की जरूरत है। बस तीनों चीजें कर रहे हैं हम। जो कर रहे हैं कि वृत्ति के स्तर पर हम चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, वृत्ति और चित्त के स्तर पर तर्क करके अस्तित्व ऐसा है, इसके लिए व्यवस्था ऐसी है, इसके लिए मानव ऐसा है, इसके लिए न्याय ऐसा है, इसके लिए परिवार ऐसा है, फिर ऐसा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का एक बौद्धिक या तार्किक हम एक स्वरूप को डिसाइड करते हैं। ये सब चीजों को सुन के, सोच के, चित्रण करके हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, परिवार समूह, इनका एक स्वरूप को तय करते हैं। उसमें अपनी भूमिका पहचानते हैं। एक आदमी की क्या भूमिका होती है, छोटे बच्चे की क्या भूमिका होती है, 8 साल के बच्चे की क्या होती है, 15 साल की क्या होती है, 20 को क्या होती है, 30, 40, 50। फिर हम अपने आप को देखते हैं, हम आज कहां पर हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। यह लॉजिकल कंक्लूजन है। इसके बाद जहां हम खड़े हैं वहां हम जोड़ते हैं कि हम उसमें कितना कर पा रहे। यह पूरा जोड़ेगा, यह अपने भीतर जुड़ेगा। लेकिन माता पिता बच्चे को कैसा कराते हैं, बेटा सुबह उठो, देखो बेटा बिस्तर तुम्हारा ठीक करो, बेटा झाड़ू लगाओ, ये कपड़े ठीक रखो, पुस्तक ठीक रखो, लिखो, समय पे उठो, बोलो। ऐसा चीज बोल बोल के एक समय में उसके अंदर चीजें जुड़ जाएगी, ये अपेक्षा रहती है। ये चीजें शिक्षा के द्वारा जोड़नी चाहिए, शिक्षा के द्वारा नहीं जोड़ रही है तो इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा जुड़ेगी, ये अपेक्षा है। तो उसके अंदर ये चीजें जुड़ेगी, इसी का नाम है मनन। श्रवण और मनन में ये चीजें जुड़ती है, निर्णय हो जाता है। जब निर्णय होता है तो वो देखता है कि बहुत सारी चीजें मैं कर ही रहा हूं। निर्णय जिस दिन होता है उस दिन वो देखता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं कर ही रहा हूं बहुत सारा, कुछ चीजें मैं कर नहीं रहा हूं। उसको करने के लिए वो कोशिश करता है, ये वाला काम बचता है। यहां तो वही है ना, यहां आप देखिए ना, खाली बैठे हुए सोच रहे हैं, एक भी क्रिया नहीं है, एक भी नहीं है इसमें। क्योंकि सोचना कभी नहीं रुकता है, हर समय सोचना चलता है। बोलते समय सोचते हैं, काम करते समय सोचते हैं, खाते समय सोचते हैं, वो रुकता ही नहीं है। सोते समय भी चलता है ना। तो शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य रूप से तर्कों को जोड़ने का भाग है। ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये कैसे जोड़ रहा है। शिक्षा का मिनिमम भाग इतना है, जो मैक्सिमम भाग जो कह रहे हैं वो बोध कराने तक, माने अध्ययन बोध कराने तक शिक्षा है। बोध कौन करा पाएगा, जिसको अनुभव है। एक स्टेप नीचे, जिसको प्रतीति है वो तर्क दे पाएगा,
जो केवल तर्क तक है उसके लिए थोड़ा सा और कष्ट होगा, क्योंकि उसका तर्क बीच बीच में गड़बड़ हो जाएगा, नया तर्क आएगा तो वो नहीं दे पाएगा। तो अनुभव वाला बोध करा सकता है, बोध भी माने अध्ययन बोध। करा सकते हैं मतलब प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, उसके लिए पात्रता भी चाहिए ना, दोनों साइड से होगा। कोई सुन ही नहीं रहा है तो कहां से होगा? ये एक थोड़ा सा डर रहा है कि जहाँ पर हमने निर्णय किया तर्क के आधार के ऊपर, तो ये साइंस और साइंस यहाँ तक है, बोध में विजडम, विवेक कहाँ पर? नहीं समझ पाए, क्या बोले? हमने तर्कों के, जो आप जैसे बोले आभास हो जाना, तर्कों के आधार के ऊपर हम किसी निर्णय तक पहुंच जाते हैं, तो निर्णयवादी हो गया, विज्ञान आ गया यहाँ तक, ठीक है, तो विजडम कहाँ पर आएगा? देखिए, साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, मनुष्य सुखी होना चाहता है, इस चीज को छोड़ दे रहे हैं। मनुष्य में अमरत्व की जो कामना है वो सफल हो सकती है, इसको छोड़ दे रहा है, इसके बाद वो स्ट्रक्चर बना रहा है। मुख्य में क्या है? हर मनुष्य में अमरत्व की कामना है, अजेयत्व की कामना है, माने निरंतर सुखी और सही होने की कामना है। इन दोनों को पूरा करने के लिए तर्क, साइंस इन दोनों को छोड़कर शरीर के द्वारा सुखी होने का तर्क बनाता है। विज्ञान की बात नहीं, मैं किताब में विज्ञान हाँ, की बात। तो इस किताब में यही चीज है ना कि यहां से स्टार्ट हो रहा है कि हर मनुष्य में अनुभव की क्षमता है, हर मनुष्य सही करना जीना, प्रत्येक बच्चा जन्म से न्याय का याचक है, यहां से शुरू कर रहे हैं। सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य वक्ता है। वो कह रहा है कि ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये तीन बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं को मतलब कि वो जानने वाली प्रक्रिया के अंदर ऐसा विज्ञान कहाँ तक जाएगा? जैसे ये क्रिया सुधार है ना, विज्ञान कहाँ तक है, कहाँ से विवेक है, कहाँ से ज्ञान? तो विज्ञान विवेक क्या है? देखिए, यदि ये यहां पर है ज्ञान, आत्मा और बुद्धि की जगह पे, बुद्धि और चित्त मिलने पर विवेक। बुद्धि का यदि प्रभाव चित्त पे नहीं है, मतलब विवेक माने क्या है? जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम। यदि जीवन अमर है और शरीर नश्वरत्व है, नश्वर है, फिर व्यवहार क्यों? उसके जो नियम है उसका नाम विवेक। तो ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है, ये इस जगह पर जीवन का अमरत्व स्पष्ट होता है। कम से कम बुद्धि में जब साक्षात्कार हुआ, माने चित्त ने बुद्धि को पहचाना, उस स्टेज में जीवन का अमरत्व आया, शरीर का नश्वरत्व आया, इसके बाद विवेक स्टार्ट हुआ। तो साक्षात्कार होने के बाद विवेक स्टार्ट हुआ। उसके साक्षात्कार से ऊपर ही है ज्ञान। तो ज्ञान, विवेक और वृत्ति के स्तर पर किसी चीज को कैसे करना है, जैसे व्यवस्था को कैसे बनाना है, न्याय को कैसे बनाना है, उत्पादन को कैसे करना है, विनिमय को कैसे करना है, ये सब प्रक्रिया के लिए ये विज्ञान है। चित्रण भी आएगा ना इसमें? हाँ, चित्रण तो हो ही रहा है, जो ये चित्त बोला ना, बिना चित्त के कुछ नहीं। तो केवल ज्ञान यहां, या और चल रहा तो यहां आत्मा में, विवेक यहां और यहां, चित्त टच होना जरूरी है, बिना चित्त के विवेक नहीं है। ये दोनों में एक विवेक, और ये इसमें विज्ञान। हाँ, शरीर तो है ही है, मतलब बिना शरीर के आप कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, ना विज्ञान है। इसमें फिर वो स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और स्थितिगत सत्य, हाँ, सारे सत्य तो बुद्धि में कम से कम होंगे, अधिक से अधिक आत्मा में, वही है ज्ञान। उसके बाद फिर उसके अनुसार थोड़ा एक्सप्लेन करो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसको मिटा देता हूं फिर। दिखता है ना, यहां वालों को थोड़ी तकलीफ होती होगी।
स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य। सत्ता में ये तीनों चीज, वस्तुगत सत्य में, वस्तु स्थिति सत्य में देश, दिशा, काल में तीन काल, भूत भविष्य वर्तमान, है ना। ये पूरा स्थिति सत्य में सत्ता में संपृक्त प्रकृति। सत्ता में संपृक्त प्रकृति का मतलब है डूबा हुआ होना, घिरा हुआ होना, भीगा हुआ होना, ये संपृक्त हुआ। वस्तु स्थिति सत्य मतलब वस्तु की स्थिति कहां पर है, कोई वस्तु कहां स्थित है, उसको बताने के लिए उसका देश बताना पड़ता है। जैसे कोई मुझे पूछेगा या आप लोग अभी कहां पर हैं, तो आप लोग अभी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कहां पर है, भारत में है। उसका और ज्यादा बताने के लिए वो जो अपन अक्षांश देशांतर वाला जो एक सिस्टम बनाए हैं, उस जगह बताते हैं देश को, है ना। तो उसमें दिशा, किसी चीज की दिशा बताने के लिए वो विकास और ह्रास के क्रम में कहां पर है, वो दिशा है उसकी, यदि अपन जागृति को मानेंगे तो। नहीं तो जागृति को यदि नहीं मानेंगे तो दिशा आएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसा करके लोगों ने बनाया। काल में भूत, भविष्य, वर्तमान, तीन प्रकार के काल को हम देख रहे हैं। काल वस्तुगत सत्य में रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। धर्म में बहुत विशेष है, अस्तित्व धर्म, पुष्टि धर्म, जीने की आशा और सुख। अब प्रश्न ये आ रहा है कि कौन सा सत्य बुद्धि में कहां पर आएगा, चित्त में कहां पर आएगा। तो देखिए, डूबा हुआ ये तो भास की जगह पर आ जाता है। घिरा हुआ के लिए तर्क की जरूरत होती है, तो घिरा हुआ के लिए आभास जरूरी है, नहीं तो घिरा हुआ पूरा नहीं बनता है। और भीगा हुआ कम से कम प्रतीति, अधिक से अधिक अनुभव, ये इसका स्तर है। श्रम गति परिणाम भी ऐसे ही, उसको अलग से करेंगे इसके साथ करेंगे तो मुश्किल है ना। तो डूबा, भीगा, घिरा, उसकी जगह ये है। जैसे डूबा हर एक को पता है, तो ये डूबा भास में है, घिरा जो है आभास में है, और भीगा जो है ये कम से कम प्रतीति और अधिक से अधिक अनुभव। वस्तुगत सत्य, जैसे देश है, तो देश दो प्रकार का है। एक तो इसको भी देश बोलेंगे, इस कमरे को भी बोलेंगे 15 बाई 20 को, ये हमारा गांव को भी बोलेंगे देश 2 बाई 3 किलोमीटर, भारत को भी देश बोलेंगे 3000 बाई 3000 किलोमीटर, धरती को भी बोलेंगे। तो देश बढ़ता जाता है
देश का जो सबसे ऊंचा भाग है इसका नाम है व्यापक। तो ये व्यापक कम से कम आभास में स्पष्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। आभास माने ये तर्क आ जाना चाहिए कि जहां इकाई है वहां भी वस्तु है, नहीं तो व्यापक तो सिद्ध नहीं होगा। तो कम से कम आभास की जगह पर व्यापक होगा और अधिक से अधिक अनुभव। तो देश की मैक्सिमम सीमा वहां तक। दिशा, ह्रास और विकास को जब देखेंगे तो कम से कम प्रतीति की जगह से आएगा और अनुभव की जगह पे पूरा होगा, क्योंकि विकास का जो पूरा स्वरूप है वो अनुभव की जगह में स्पष्ट होता है, माने दिव्य पद तक, है ना। बाकी अभी हम लोग जो उसके पहले जब देखते हैं ह्रास और विकास, तो किसी का छोटा पद है, किसी का बड़ा पद है, किसी का छोटा शरीर है, किसी का बड़ा शरीर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी का, ये इस ढंग से देखते हैं। और काल में भूतकाल और भविष्य काल, तो ये यहां तक समझ में आ जाता है मन और वृत्ति में। वर्तमान कम से कम प्रतीति में और अधिक से अधिक अनुभव में। दिशा का एक बार फिर से बताइएगा। दिशा में दो दिशा है, ह्रास और विकास, जिसको अपन जागृति कह रहे हैं। तो जागृति वाली दिशा कम से कम प्रतीति में स्पष्ट होगी, उसके पहले तो जागृति स्पष्ट नहीं होगी, और अनुभव में तो हर एक चीज पूरा हो गया। फिर बाकी मानवेतर कोई भी जो वस्तु है वो विकास दिशा में होगी, ऐसा समझे? हाँ, और यदि हम धर्म को बोल रहे हैं, जैसे अस्तित्व धर्म है, इकाई नाशवान नहीं है। अस्तित्व धर्म का मतलब किसी भी इकाई का कभी नाश नहीं होता। तो ये न्यूनतम ये तर्क में, आभास में आएगा। वो भी पहले ये चाहिए कि दो ही प्रकार की वस्तु है, व्यापक और इकाई, तीसरी नहीं है, और व्यापक इकाई में नहीं बदलता है। तो न्यूनतम तो आभास है और अधिकतम जो है अनुभव है। तो अनुभव में ही अस्तित्व स्पष्ट होता है। तो अनुभव में ही ये सारे चीजों का जो एक भाग है, बिना अनुभव के स्पष्ट ही नहीं होता है। अंतिम सभी चीजों का, जैसे अस्तित्व धर्म है वो अनुभव में जाके पूरा होता है, तो सुख धर्म भी अनुभव में ही पूरा होगा, उसके पहले पूरा नहीं होगा। वैसे वर्तमान जो है वो अनुभव में पूरा होता है, वैसे व्यापक देश है वो अनुभव में पूरा होता है। विकास और ह्रास का जो पूरा है अनुभव में पूरा होता है। इन सभी का जो टॉप वाला भाग है वो अनुभव में पूरा होता है, नहीं तो सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे रहते हैं। मतलब आभास से बहुत चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है, प्रतीति में और पक्का हो जाता है, ये सारी चीजें अनुभव में जाके पूर्ण होती है। भास में कुछ रहता ही है, तो भास से मनुष्य की यात्रा शुरू हो रही है। कुछ चीजें तो भास कर ही लेता है, जैसे जीवन है, जीवन का अमरत्व का भास वो करता है। इसमें ये पुष्टि जो है के अंदर में, तो ये प्राण अवस्था के अंदर में जो वो उसकी रचना विधि के अंदर में जो पुष्टि है उसकी बात हो रही है। हाँ, उसके लिए अनुभव की जरूरत है। अस्तित्व नहीं होगा तो पुष्टि कैसे होगा? अस्तित्व सहित पुष्टि। मतलब कोई चीज निरंतर यदि नहीं है तो फिर उसमें पुष्टि को कैसे अपन निरंतर बोले? होना। हाँ, ये जैसे सत्य तो एक ही है, मगर यहाँ अगर हम देखें तो तीन प्रकार के सत्य नजर आ रहे हैं, या उसका ही उसी सत्य का डिवीजन है। सत्य का डिवीजन किया गया है। देखिए, हम अभी अपना एक देखने के तरीके को बढ़ाने के लिए तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए। मतलब परंपरा में तर्क को नहीं लिया गया, आदर्शवादी परंपरा में। ये इस परंपरा में, सहअस्तित्ववादी परंपरा में तर्क को पूरी तरह स्वीकार किया गया। तो जिसको अध्ययन विधि बोल रहे हैं, अध्ययन विधि में पहला भाग तर्क है, दूसरा भाग साक्षात्कार है। ऐसे समझे कि
तर्क को संतुष्ट करने के लिए सत्य को 3 प्रकार से देखा है तो वो हाँ ही। हाँ इसकी वास्तविकता भी है ना भैया। ऐसे में तो आशय से चला जाएगा कि सिर्फ तर्क ही है, तो इसकी वास्तविकता भी है। हाँ, वास्तविकता कोई समझने के अलग अलग स्तर में एक आदमी अलग अलग चीजें देख रहा है ना। जो आदमी मन के स्तर पर और वृत्ति के स्तर पर है उसको भी अस्तित्वभास हो रहा है, उसको नकार नहीं सकते। वहीं से उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वाला देना पड़ रहा है, आभास वाला। उससे और आगे बढ़े उसके ऊपर वाला भी है, प्रतीति। उसके ऊपर वाला उसके खुद के ऊपर है, उसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। और ये स्वभाव जो है मानवीयतापूर्ण आचरण। हाँ, मानवीयतापूर्ण आचरण में भी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये 6 स्वभाव है ना। इसमें भी देखिए मानव के पास धीरता, वीरता, उदारता है, मानव के पास दया नहीं है। मानव की आप परिभाषा में देखेंगे तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार दिया है, माने दया नहीं है लेकिन दया की कोशिश कर रहा है। उसमें ऊपर चला जाएगा। हाँ, कोशिश कर रहा है। मानव का यदि अपन देखेंगे तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, यह है चरित्र में, मूल्य में, नैतिकता में। और स्वभाव में दिया है धीरता, वीरता, उदारता। और देव मानव में दया आया है। मानव दया की कोशिश किया है, अभी दया नहीं आया है ना। दिव्य मानव कृपा और करुणा कर रहा है, दया कर रहा है। लेकिन ये प्रेम जो मूल्य है उसके अंदर में तो फिर आ रहा है प्रेम मूल्य दया, कृपा, करुणा का संयुक्त प्रकाशन है। हाँ, संयुक्त प्रकाशन। वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, करुणा, कृपा का संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। प्रेम है, हाँ। तो वो प्रेम को व्यक्त करने के लिए दिव्य मानव कर पाता है। जिस चीज में भी वास्तविकता है उसको वस्तु बोला। वस्तु जो वो भी है, जैसे इसको भी वस्तु बोले, इसको भी वस्तु बोले, व्यापक को भी वस्तु बोले। व्यापक जो हाथ से पकड़ में नहीं आता है, आंखों से दिखता नहीं है, उसको भी वस्तु बोला। अभी वस्तु तो बाकी सब चीजों को बोल रहे हैं, मूल्य वस्तु है कि नहीं है इसमें प्रॉब्लम है। अभी भौतिकवाद मूल्य को कहता है कि वस्तु वस्तु कुछ नहीं, बकवास है ये। यहां मूल्य को भी वस्तु कह रहे हैं। मूल्य को वास्तविकता मान रहे हैं और मूल्य उपलब्धि की चीज। आदर्शवाद मूल्य को अलग प्रकार से देख रहा है। बहुत ये मध्यस्थ दर्शन में मूल्य को क्रिया बोला गया है। कोई मूल्य कोई क्रिया है, बिना क्रिया के कोई इकाई नहीं है। तो मूल्य भी क्रिया के रूप में, संबंध भी दो क्रियाओं के बीच की पूरकता में है। तो स्थिति सत्य हुआ आपका व्यापक, और वस्तुगत कार्यों से कनेक्टेड है। व्यापक में अनंत इकाइयां जड़ और चैतन्य, डूबी भीगी घिरी है, यह है स्थिति सत्य। तो ये जो आत्मा में है फिर उसमें तो ये अस्तित्व में अनुभव, इसका मतलब व्यापकता नहीं है। अस्तित्व एक बहुत बढ़िया आपने याद दिला दिया। परंपरा में ऐसा है कि जो प्रचलित है व्यापकता का अनुभव, व्यापकता में अनुभव, इकाइयों का अनुभव नहीं होता है। इकाइयां समाप्त हो जाती है, इकाइयां नहीं दिखती है। लेकिन यहां जो कह रहे हैं इकाइयों के साथ इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, ये चीज दिखता है। इसको बोला गया सत्ता में संपृक्त प्रकृति। ये बहुत मार्के की बात है, बहुत पहचानने की चीज है। पहले जिसको अनुभव बोला गया वहां इकाइयां का कोई अस्तित्व नहीं है परंपरा में। यहां जिसको अनुभव बोला जा रहा है वहां सत्ता माने व्यापक में इकाइयां साथ साथ अनुभव हो रही है। इकाइयां कभी भी समाप्त नहीं हो रही, हर समय बनी हुई है। उसी का आनंद और वही का प्रामाणिकता, उसी का आनंद और प्रामाणिकता वही है। हाँ, इकाई भी हमेशा रहेगी, व्यापक भी हमेशा रहेगा। इस स्वीकृति को यहां अनुभव बोल रहे हैं।
आप मन की क्रियाएं और वृत्ति में जो इन टेबल्स में मेंशन क्रियाएं हैं उनको आप तर्कपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, और जो चित्त में घटित हो रही हैं क्रियाएं उनको आप तर्कपूर्वक नहीं प्लेस करेंगे, वो फिर नहीं। सबको तो जैसे पता है ना कि व्यापक को भी तर्कपूर्वक समझने का कोशिश हो रहा है, तभी तो आभास हो रहा है। पूरी चीज को, जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी क्रिया हैं, जितना भी मूल्य हैं, उनको तर्क विधि से समझेंगे। तो क्वेश्चन शायद इधर से आ रहा है कि अगर ये बुद्धि में जैसे श्रुति मेधा ये एसेंशियली बुद्धि में घटित हो रही है और ये व्यक्त चित्त से हो रही है, हाँ। तो फिर इनको आप तर्कपूर्वक मतलब इन जितना मन और वृत्ति की क्रियाओं को आप तर्कपूर्वक सटीकता से पहचान पाएंगे, इनको आप नहीं पहचान पाएंगे, इनको आप फिर नहीं। सब चीजों को देखिए, अध्ययन बोल रहे हैं माने हर चीजों को पहचान पाएंगे, पहली बात तो यह है। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि किसी को अनुभव हुआ है, वो मन से तो व्यक्त होना पड़ेगा ना। तो मन से क्या व्यक्त होगा? मन से वही ममता, पोषण, यही सारी चीजें व्यक्त होगी। दायित्व, कर्तव्य, मन से इतना ही व्यक्त होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। उसको देखकर पहचानने वाला जो जिज्ञासु है वो वृत्ति की स्थिति को पहचानेगा, फिर उससे और आगे ऐसा करके जाएगा ऊपर। मतलब दिव्य मानव को देखेंगे तो वो उनका मन कैसा दिखेगा? पता है ना कि दिखेगा तो वैसे ही कि पेन लिख रहा है, पेन उठाया हुआ है, खाना खा रहा है, वस्तुओं का सदुपयोग, वही दिखेगा। इससे अधिक किसी का कुछ भी नहीं दिखता है। उसको यदि जोड़ेंगे इन क्रियाओं को आपस में और परिस्थिति को, तो ऐसा लगेगा कि परिस्थिति को संगीत करने के लिए इन सब क्रियाओं को कर रहा है। परिस्थिति को यदि हटा देंगे और इन क्रियाओं को देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे दिव्य मानव के सामने मैं हूं तो कुछ और बोलेंगे, है ना। छोटा बच्चा होगा तो कुछ और बोलेंगे, बूढ़ा होगा तो कुछ, तो ये बदलेगा ना हर बार। तो गुण तो हमेशा बदलेंगे, लेकिन उनको यदि हम जोड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि जो आया है और इनमें इन्होंने संगीत बनाया। तो पूरी क्रिया संगीत बनाने के लिए होगी, और जो जितना भ्रमित है वो संगीत को बिगाड़ने में लगा है। आप देखिए, छोटा बच्चा आएगा तो पहले इसको फेंक देगा, इसको फेंक देगा, इसको फेंक देगा, जाएगा, और उसकी माँ या उसके पिताजी आएंगे, उसको ठीक रखेगा, उसको ठीक। ये दिन भर चलता रहता है, एक बिगाड़ते रहता है और दो चार बनाते रहता है, और ये चलता रहता है। तो वैसे ही है, जो भ्रमित है वो बिगाड़ते रहता है, जो जागृत है बनाते रहता है। यही है ना पूरी कला, पूरी चीज इतनी है। तो किसी को अनुभव हो गया है, वो अनुभव भी मन से यही इतना ही व्यक्त होगा, मन से और कुछ व्यक्त नहीं हो रहा है। आदर्शवाद में मूल्य कैसे देखेंगे? जी नहीं समझ पाया। आपने कहा था ना ये जो न्याय की मूल्यों की बात करेंगे कि सहस्तित्व वाला तो बता दिया, आदर्शवाद में मूल्यों को कैसे? आदर्शवाद में भैया मूल्यों को नहीं बताया गया, आदर्शवाद में रस बताया गया। रस, तो रस आदर्शवाद में ऐसा बोला गया कि वेद में एक वाक्य है कि रस ही ईश्वर है ना। रसः वै सः, ऐसा बोला है। सह माने ईश्वर, रस ही ईश्वर है। फिर दूसरा लाइन भरत मुनि ने लिखा कि रस को दूसरों में संचार किया जा सकता है, और उस प्रक्रिया का नाम नाट्य है। तो उन्होंने बोला कि नाट्य रस स्फूर्ति, दूसरों में रस की स्फूर्ति हो सकती है। ये दूसरा उन्होंने लाइन लिखा। और उसके बाद फिर 9 रस आए, विभत्स रस और भयानक रस, ये सब आए ना। तो हाँ 9 रस, रति है, श्रृंगार रस में रति भाव आया, इन सबको उन्होंने उससे जोड़ा, तो ये 9 रस आए। इनमें से बहुत सारे रस तो अमानवी है ना। विभत्स रस क्या है ना, भयानक रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, करुण रस भी है ना। तो ये इन्होंने ये 9 रस जोड़ा।
लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को बांध दिया। कैसे बांधा? उन्होंने ये लिखा कि नाट्य देखने का अधिकारी कौन है, तो लिखा कि वो जितेंद्रिय होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, वो ईश्वर का भक्त होना चाहिए। वो नाच देखेगा, सीटी बजाने वाले नाट्य नहीं देखेंगे। है ना? बोले मतलब वो लिखा, नाट्य आप कभी भी नहीं कर सकते, आपको सभा बनानी पड़ेगी। सभा में एक सभापति होगा। सभापति कौन होगा? राजा या राजा तुल्य व्यक्ति होगा जो जितेंद्रिय होगा, सदाचारी होगा और पवित्र होगा। उसमें कुछ आचार्य भी बैठे रहेंगे। वो कैसे होंगे? वो सब सदाचारी जितेंद्रिय होंगे। नर्तक या जो नर्तकी जो पात्र है वो कैसे होगी? वो सदाचारी होगा, वो जितेंद्रिय होगी। ऐसा करके उन्होंने बांधा। आप किसी हत्या को प्लॉट नहीं करोगे। आपने उसमें लिखा है कि जो ईश्वर की लीलाओं का वर्णन है वेद और पुराण में वर्णित है, आप उन्हीं का मंचन कर सकते हो, नहीं तो कर सकते। उसका आयोजन का समय बताया। तो उन्होंने इतना बड़ा बैकग्राउंड बनाया कि आदमी बंध के वही देखने आएगा। तो पहले उन्होंने वो सब बांधने की कोशिश किया, फिर वो ईश्वर की जो लीलाएं हैं जो पुराणों में लिखा हुआ है उनको बता रहे। फिर भी नाट्य आज कहां पहुंची? इतना करने के बाद भी नहीं पहुंचा। तो रस नहीं बोला गया, रस बोला गया, भाव नहीं बोला गया, और उसमें नेगेटिव जो चीजें हैं उनको भी बोला गया है। तो क्या रस के भाव भी बताए गए ना? हाँ, स्थायी भाव और हाँ स्थायी भाव बहुत संचारी भाव और स्थायी भाव, ऐसा बताया गया। भैया अब जैसे इसमें 122 आचरण है, उसमें 9 स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्यों का जो सेट है उसमें मन में 3, वृत्ति में 3 और चित्त में 3 इस तरीके से प्लेस है। अब जैसे अभ्यास दर्शन है उसमें पेज नंबर 169 पे ऐसा लिखा है, वृत्ति और चित्त के योग से उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति, चित्त और बुद्धि के योग से शिष्ट मूल्यानुभूति, बुद्धि और आत्मा के योग से स्थापित मूल्यानुभूति होती है। तो अब ये टेबल में जो है इसमें तो ऐसा लगता है कि मन से ही शुरू हो जाता है। इसको देखते तो ऐसा लगता है कि वो स्थापित मूल्य है वो बुद्धि और आत्मा के योग वाला पोर्शन है उसमें। तो अब इसको कैसे समझे? और जब हम अनुभवगामी विधि से जाएंगे तो हमें जो उसका जो क्रम होगा मूल्यों की अनुभूति का वो किस तरीके से? दीदी ये सारी चीजों को आप देखिए भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति में। तो भास तो अमानव को भी मूल्यों का है, नहीं तो इतना बड़ा मानवीय संसार नहीं चलता। इसकी निरंतरता नहीं हो पा रही है, ये क्षणिक है। आभास में थोड़ा सा लंबा चल रहा है। आभास में तर्क है, लोग सभ्यता को, संस्कृति को, विधि को मान रहे हैं। संस्कृति को मान के बहुत चीजों को निर्वाह कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन उसको निर्वाह कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसमें आभास के जगह पर कुछ चीज हो रही है, लेकिन अनुभव होने के लिए तो वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, बोल रहे हैं। मतलब अनुभव के बिना मूल्यों की निरंतरता नहीं हो, इस आधार पर है। पता ना, हम इसको यदि 0 और 1 में देखेंगे तो नहीं दिखेगा कुछ भी। हम भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति के क्रम में देखेंगे तो शिक्षा है, नहीं तो शिक्षा नहीं है ना। नहीं तो आदमी बैठा हुआ है और अगले क्षण अनुभव हो गया, वो है। इसमें शिक्षा में क्रम आएगा। कोई पहले दिन पढ़ा, कोई दूसरे दिन पढ़ा, कोई 1 साल पढ़ा, कोई 5 साल अभ्यास किया, कोई 10 साल अभ्यास किया, तो इस क्रम में उसका स्तर बढ़ेगा। और वो जन्म से लेकर आखिरी बुढ़ापे तक है, मृत्यु तक है, इनको अनुभव का क्रम। अभी हमने संयोग से मान लिया कि 25 साल 30 साल में शिक्षा खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा? भौतिकवाद कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करेगा? आदर्शवाद तो चलो माना है कि आखिरी तक वो कोशिश करेगा। भौतिकवाद तो उसको बंद ही कर दिया एकदम। हाँ, काम मिल गया, पैसा पा रहा है, फिर अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और कईयों को काम ही नहीं मिल पा रहा, वो नौकरी की निरंतरता किसी में हुई किसी में नहीं, है ना। पेंशन, भौतिकवाद ने पेंशन को बताया है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी बने हैं और सब भौतिकवाद भी तो बने हुए हैं। हाँ, भौतिकवाद पूरा जो अभी डेमोक्रेसी है वो पूरा भौतिकवाद है। तो दोनों जी, चीज ये है कि मानव वो काम कर ही नहीं सकता, मतलब वो कर ही नहीं सकता जिसका रेफरेंस उसके अंदर नहीं। रेफरेंस बिंदु कहाँ होता है?
नियम है, नियम है कि हम वो काम कर ही नहीं सकते, मतलब कोई खोज नहीं सकते, कोई बना नहीं सकते, उसका अध्ययन भी नहीं कर सकते अगर उसका रेफरेंस हमारे अंदर नहीं। अस्तित्व का अगर रेफरेंस हमारे अंदर नहीं तो अस्तित्व का नहीं। ये रेफरेंस बिंदु कहाँ पर है? हमारी पूरी कल्पनाशीलता में कहाँ पर? ये बुद्धि में है या आत्मा में है या हमारी कल्पनाशीलता? नहीं, सब चीज तो वो तो अस्तित्व कैसा है वो आत्मा में ही अनुभव होता है और उसका बोध बुद्धि को होता है, ऐसा करके क्रम से ये व्यक्त होता है और वो शरीर से क्या व्यक्त होता है अलग अलग स्तर पर ये बताया गया है। तो हर जगह है। और मनुष्य का स्तर कैसे मिलेगा? कुछ भास के स्तर के लोग मिलेंगे, कुछ आभास के, कुछ प्रतीति के, कुछ अनुभव के। तो जिसको भास है माने उसको कुछ न कुछ रेफरेंस मिल गया है मानव में। इससे नीचे में जाएंगे तो जीवावस्था है, वो कुछ और कर रहा है। तो इस ढंग से पूरा अस्तित्व इतने में व्यक्त है। जी कुछ आप बता रहे थे। ये जैसे कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है और नित्य प्रकटन है, वर्तमान है, ये स्पष्टता के साथ बाबा जी ने दिया। तो इसके अंदर में जैसे कि इतने साल का एक्सपीरियंस आपको भी है, श्री राम जी को भी है, अंकित भाई को भी, उनको भी है, तो इसमें अलग अलग जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मतलब कि कहाँ कहाँ अटकते हैं। जैसे निष्ठा भी है सब लोगों की, उसको अध्ययन करने की और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो बिंदु कौन कौन से हैं जिनमें अटकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट अलग है। वो संस्कार विधि से है, वो वैसे वैसी जगह अटकता है, हर एक का अपना अपना है। इसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, ये हर आदमी को पहचानना पड़ता है अपने में। कुछ चीज़ें हम पहचानते हैं, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं आपको कैसे बताऊंगा? आप यदि मैं बोलने लगूंगा तो आप मुझसे बात नहीं करोगे। है ना? तो बता दो क्या। तो देखिए, अभी मैं अपनी गलतियों को बताऊं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। पहले एक जगह ये भी माना गया था, यहां पर यह है कि आप सही को बोलो, सही को सुनो, सही को सोचो, सही को साक्षात्कार की कोशिश करो और सही अनुभव में आ जाएगा। तो ये दूसरी विधि। अपने गलतियों को देख के हम गलती तक पहचान पाएंगे, सही स्थापित नहीं होगा। सही को स्थापित करने के लिए सही को देखना, सही को सोचना, सही को बोलना, सही को करना, यही तरीका है। इसीलिए मेरी गलती को बोल के या किसी की भी गलती को बोल के वो चीज नहीं कन्वे होगी। हमेशा सही को ही ध्यान में रख के बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? इसीलिए एक लाइन बता दी है, भैया मेरे में कमी है, तो ठीक है, अब कुछ यदि मुझसे ज्यादा निकल गया तो उसको मॉडरेट कर लीजिएगा, इससे अधिक नहीं होता। नहीं, यहां यही अंतर है कि आप सही वाले क्रिया को पढ़ेंगे, सही वाली क्रिया को सोचेंगे। सोचेंगे तो कुछ कल्पना में आएगा ही, है ना? कल्पना में आया माने भास आभास होगा। और प्रतीति के लिए तो पुस्तक से प्रतीति नहीं होती है, पुस्तक के लिए तो फिर व्यवहार, अभ्यास और ये सब है, वो फिर उससे अधिक की हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। उसके लिए जो योग्य हैं वो करेंगे। मतलब अस्तित्व में कमी थोड़ी है योग्यता की, तो उनकी जिम्मेदारी है। हम अपना ही एक स्तर है ना। विचाराभ्यास के लिए मनन। मैं जैसे क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स में पढ़ा सकता हूँ, 9th का यदि पढ़ाना है तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 10th वाला है तो इनको बोल, तो वैसे ही है हर चीज का, है ना? और बढ़िया बोलूँ तो 1 साल का बच्चा जो है उसका जो प्रेरणा स्रोत है वो 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो मेरे से नहीं सीखता है। 2 साल का है उसका प्रेरणा स्रोत 5 साल का बच्चा है, 5 साल वाले का 10 है, 10 वाले का 15 है, 15 वाले का 20 है, 20 वाले का 40 है। इस ढंग से क्रम से बढ़ता है। तो किसी जगह पर मैं भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हूं और मेरे लिए भी कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत मौजूद है। ये पूरा रेंज है ना? तो ये बैठना चाहिए कि हर आदमी मेरे से समझेगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ मेरे से समझेंगे,
है ना। कुछ से मैं समझूंगा, कुछ इनसे समझेंगे, कुछ इनसे, कुछ और छोटे से, ये क्रम बना रहेगा। इस क्रम को तोड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ये जो पूरी चेन है जितनी ज्यादा भरी रहेगी, सघन रहेगी, उतना अड़िया, उतना बढ़िया। चलिए, चाय पीने का निमंत्रण आया है।